नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे भारत में बढ़ते रक्षा उत्पादन की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा उत्पादन का सालाना रिकॉर्ड लगभग 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन में यह अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। बढ़ते रक्षा निर्यात ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन की बढ़त में जबरदस्त योगदान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हर साल नए मील के पत्थर पार कर रहा है और यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत का प्रमाण है। रक्षा उत्पादन में भारत की इस उपलब्धि का क्या संदेश है, क्या मायने हैं, मुद्दा आपका में आज इस पर चर्चा करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। सेवानिवृत्त मेजर जनरल ध्रुव कटोच साहब हमारे साथ इस समय स्टूडियो में उपस्थित हैं। आपका स्वागत है। डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के ध्रुव जी, हम आपसे बात करेंगे, विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयंत पाटिल जी, आपका स्वागत है। जयंत पाटिल जी L&T और उसके साथ मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी डिफेंस के। आपका स्वागत है बहुत बहुत। लेकिन शुरुआत ध्रुव कटोच साहब मैं आपसे करूंगा, क्योंकि एक दौर वो था जब देश में छोटे छोटे रक्षा उपकरणों के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन बीते एक दशक में ऐसा बदलाव हुआ है कि भारत आज रक्षा उत्पादन का नया रिकॉर्ड बना रहा है। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं, क्या मायने हैं, क्या संदेश है इसका? धन्यवाद। देखिए, मैं समझता हूँ कि 3 मेजर डिसीजन लिए गए हैं पिछले 10 सालों में जी। तो सबसे पहले जो डिसीजन, ये सीक्वेंस वाइज नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 3 मेजर डिसीजन हैं। एक डिसीजन तो ये था कि जो हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था, जो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थे, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इन फैक्ट्रियों को एक तरफ से ख़त्म कर दिया गया और इनको डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट बना दिया गया। इससे क्या हुआ कि एफिशिएंसी बढ़ गई और जिस प्रकार से प्रोडक्शन होना चाहिए तो क्वालिटी बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ गई। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत मुश्किल रिफॉर्म था, क्योंकि इस प्रकार के रिफॉर्म करना आमतौर पर देखा गया है सरकार के लिए मुश्किल होते हैं, लेकिन ये एक रिफॉर्म लेके आए हैं। दूसरा, एक बड़ा पॉलिसी में चेंज आ गया है कि हम प्राइवेट सेक्टर को खूब तेज़ी के साथ डिफेंस प्रोडक्शन में ले आएंगे। तो बहुत सालों से ये होता था कि क्योंकि इसको डिफेंस की बात होती थी तो इसको सिक्योरिटी के नज़रिए से देखा जाता था और उसके बाद बोलते थे क्योंकि सिक्योरिटी का काम है इसको हम पब्लिक सेक्टर में ही रखेंगे। लेकिन जब हम इंपोर्ट करते थे तो वही हथियार विदेशी देशों से आते थे और उनके प्राइवेट सेक्टर वो हथियार हमको देता था जी। तो अभी ये जो चेंज आ गई है, ये मैं समझता हूँ एक बहुत पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि अभी जैसे कि L&T के गेस्ट पे आए हैं इस शो के ऊपर, टाटास के हैं वगैरह, तो ये जितनी तेज़ी से अभी प्राइवेट सेक्टर अभी आ रहा है और या तो वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है या हमारे पब्लिक सेक्टर के साथ काम कर रहा है, ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी तब्दीली है जिससे ये देखने को मिल रहा है आज। और तीसरी बात मेरे मन में आती है जो इन रिफॉर्म्स के बीच में अगर हम देखें तो ये है एक्सपोर्ट की पॉलिसी जी। तो पहले हमारी पॉलिसी ये होती थी कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। कई बार मुझे सर्विस के दौरान सुनने में ये आता था कि देखिए हम तो महात्मा गांधी के देश हैं और हमको हथियार नहीं बेचना चाहिए। तो भाई हथियार तो आप खरीद रहे हो, तो उसमें आपको महात्मा गांधी जी की याद नहीं आई और बाकी देश जो हैं वो हथियार बेच रहे हैं। तो देखिए ये इस प्रकार के मॉरल प्रिंसिपल्स इंटरनेशनल रिलेशनशिप में वो आते नहीं हैं। तो अब जाके भारत जो है ये पॉलिसी चेंज मैं कहता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी चेंज है और इन 3 पॉलिसी चेंजेस में जितने भी बदलाव आए हैं इनका बेसिक कारण ये 3 पॉलिसी चेंजेस हैं जी। जयंत पाटिल साहब, आप कैसे देखते हैं इस बदलाव को, क्योंकि बात रक्षा उत्पादन में भारत के आत्मनिर्भर बनने के कोशिशों की है और जिस तेजी के साथ ग्रोथ हुई है, अगर मैं 2019-20 से कंपेयर करूं तो 60% की ग्रोथ है। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? इनफैक्ट 2020 से तो काफी ग्रोथ है, लेकिन अगर मैं इसको 2014 में लेके जाऊं जी तो प्राइवेट सेक्टर का कोई मायने नहीं होता था। हमारा मेजर एक्विजिशन जो था वो एक तो बाय कैटेगरी में होता था, मेजर तो बाय ग्लोबल हुआ करता था। 2014 के बाद एक बहुत बड़ा फर्क आया कि हमने डिसाइड किया इस देश ने कि हम हमारी इंडस्ट्री से ज्यादा खरीदेंगे, बाहर से कम इंपोर्ट करेंगे जी। इसमें सबसे बड़ा बदलाव पॉलिसी में ये आया कि हमारी
जो कहते हैं कि बेसिक फाउंडेशन ऑफ एक्विजिशन शिफ्टेड टू इंडिजिनस। हम तो भारत से खरीदेंगे, अगर भारत से नहीं खरीद सकते तो हम दूसरी कैटेगरीज में खरीदेंगे। तो एक एक्विजिशन का जो हायरार्की था, ये हायरार्की भारत की तरफ झुक गया। दूसरा एक बड़ा चेंज आया 2017 में, वो आया कि हम यहाँ डिजाइन किया हुआ इक्विपमेंट, जिसको कहते हैं कि आईडीडीएम, तो डिजाइन यहाँ करेंगे, मैन्युफैक्चर यहाँ करेंगे, तो खाली मेक इन इंडिया नहीं करेंगे, डिजाइन यहाँ करेंगे। और वो हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 2014 में हमने पॉलिसी अनाउंस की थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, कि मेक इन इंडिया, उसके बाद इसका चेंज हुआ डिजाइन इन इंडिया, बाद में हमने कहना चालू किया कि आत्मनिर्भर बने ताकि डिजाइन बिल्ड दोनों इंडिया में हो। आज हम ये बात करते हैं 2022 के बाद कि मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। जी। तो हम यहाँ जो चीज बनाते हैं वो इस तरह की बनती है, क्योंकि हमारे जो एनवायरनमेंट है, जिसमें हम कहते हैं कि थिएटर ऑफ वॉर जो है, इसमें ऑल द वर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट हम यहाँ देखते हैं इंडिया में। हाईएस्ट अल्टीट्यूड का बैटलफील्ड है, मोस्ट सैलिन सीज है, बिगेस्ट ऑफ द डेजर्ट्स आर देयर। तो ये सारी कंडीशन अगर हम साथ में लेते हैं तो यहाँ पे जो डिजाइन बिल्ड किया हुआ इक्विपमेंट है, जो इंटरचेंजेबल है ये सारी टेरेन्स में, तो ये दुनिया में कहीं भी जा सकता है और कोई भी देश उसके पार्ट को, एनवायरनमेंट को यूज करता है। तो ये हमारे मेजर पॉलिसी शिफ्ट जो हुआ है कि यहाँ बनाइए, वहां से हुआ डिजाइन करिए, तीसरा हुआ कि आत्मनिर्भर बने, चौथा हुआ आत्मनिर्भर के बाद दुनिया भर को बेचे। यानी ये बहुत बड़ा एक बदलाव है हमारे नजरिए का, जी। कि जिसके वजह से आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 84 देशों को एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हर साल बढ़ रहा है। इस साल का हमारा एक्सपोर्ट करीबन 22,000 करोड़ का है, 21,000 के ऊपर क्रॉस किया हुआ है, जी। और डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो हम लोग इस तरह से इसको देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का जो रोल था वो एक माइनर रोल था 2014 के पहले। आज जो है वो 25% प्राइवेट सेक्टर इंडिया में बना रहा है। टारगेट हमारा 25 है, आज हम अचीव कर रहे हैं उसको करीबन 20, 21, 22 के बीच में। तो जितना टोटल एक्विजिशन इंडिजिनस है उसका पोर्शन जो है करीबन 21% प्राइवेट सेक्टर से आता है। सबसे बड़ा फर्क ये पड़ा है कि हमारे यहाँ 1/3 इंडिजिनस हुआ करता था, आज हमारे यहाँ 2/3 से ज्यादा। हालांकि इस साल की अगर मैं बात करूं तो मोर देन 2/3 इस देश में बना है हमारा, जो भी एक्वायर हुआ इस साल का। तो जी। ये एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है कि जो हमारे 30% की बात होती थी, आज हम 70% भारत से खरीदते हैं। जी। जयंत पाटिल साहब, इस पहलू को मैं और समझना आपसे चाहूंगा, खास तौर से जो प्राइवेट सेक्टर की बात आपने कही, क्योंकि एक दौर में यह सवाल बहुत उठता था कि क्या रक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेकिन 14 के बाद जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ी है, इसके पहलू को आप और कैसे देखते हैं? क्या इसने मेक इन इंडिया को और बढ़ावा दिया? आज भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है तेजी के साथ। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? मैं इसको इसकी तरह से देखता हूं कि एक तो अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो प्राइवेट सेक्टर की जो एजिलिटी है, जी। जो स्पीड से ये प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है, ये अभी विजिबल है। हमारे यहाँ इंडिजिनस एक्विजिशन को पिकअप होने में जितना देर लगा, ये भी लास्ट 10 सालों में जो हो रहा है उससे फास्ट हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें ये स्पीड देखने को मिलती है। हमारा एक्सपोर्ट जो शुरू हुआ भारत का, जो कि पहले जो भी 700-800 करोड़ हम एक्सपोर्ट करते थे, आज 21,000 करते हैं। 2020 तक का अगर मैं स्टैटिस्टिक्स लूं, 17 से 20 ये 3 साल, तो इसमें 85% एक्सपोर्ट, 85 to 90% एक्सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर करता था। अगर प्राइवेट सेक्टर की कोई कैपेबिलिटी नहीं थी या कोई इक्विपमेंट वो अगर डिजाइन करके नहीं बना सकता था तो एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकता था। जी। तो सबसे बड़ा फर्क ये पड़ा कि प्राइवेट सेक्टर अगर एक्सपोर्ट कर सकता है, मतलब उसके प्रोडक्ट्स जो है वो ग्लोबल स्केल में या ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हैं, तो एक्विजिशन इंडिजिनस भी शिफ्ट हुआ, जो 17 के बाद शिफ्ट हुआ। यही देखिए कि ये ट्रेंड जो हमारा इंडिजिनस एक्विजिशन का है, इट इज कंसिस्टेंट, क्योंकि दुनिया में हम लोग क्या कर सकते हैं। आज की हम अगर परिस्थिति देखते हैं कि करीबन 2/3 प्रोडक्शन जो है अपना एक्सपोर्ट का जो प्रोडक्शन है वो प्राइवेट सेक्टर में, 1/3 पब्लिक सेक्टर में है। तो जो हमारा इंडिजिनस ट्रेंड है आज तो वहां पहुंचा नहीं है। तो जी। इंडिजिनस प्रोडक्शन का हमारा जो रेशियो है 25-75,
ये रेशो भी आगे आगे के कुछ सालों में चेंज होगा। प्राइवेट सेक्टर में मेहनत कर रही है, गए 10 सालों से कर रहे हैं, और हमारे यहाँ का जो एक्विजिशन का स्पीड है वो हमें और इम्प्रूव करना पड़ेगा। उससे पहले हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। जी तो बिल्कुल। हमारी आज हालत है प्राइवेट सेक्टर की, ये है कि जहां एजिलिटी की जरूरी है हम लोग क्विकली स्टेप इन करते हैं, तो एक्सपोर्ट का परसेंटेज इज इन फेवर ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इंडिजिनस का अभी प्राइवेट सेक्टर की तरफ नहीं आया है, वो आ जाएगा। जी जाहिर सी बात है, पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर दोनों ने मिलकर भारत के रक्षा उत्पादन क्षेत्र को एक नई ऊंचाई प्रदान की है, और सरकार की नीतियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का संदेश, मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट, इन दोनों ने मिलकर भारत के रक्षा उत्पादन को जिस तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, उसे देख के दुनिया भी हैरान हो रही है। ध्रुव कटोच साहब, मैं इसलिए इस शब्द का, हैरान शब्द का इस्तेमाल किया कि आज भारत निर्यात कर रहा है रक्षा उपकरणों का, हथियारों का। अगर बात करूं मैं 2023-24 की, तो 21,000 करोड़ से ज़्यादा का निर्यात रिकॉर्ड पहुंचा है। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये मैं समझता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव है। जी देखिए, एक बार क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री जी ने जब भाषण दी थी तो उन्होंने कहा कि मैं $5 बिलियन एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो वो तकरीबन 40,000 करोड़ की बात कर रहे थे। उस समय पर सब लोग बोल रहे थे कि ये तो इतना एम्बिशियस टारगेट है, ये तो भारत कभी भी अचीव नहीं कर सकता है। और देखिए, इसी साल में हम $2.5 बिलियन तक पहुंच गए हैं। मुझे लगता है अगले साल या अगले साल तक हम $5 बिलियन पे हो जाएंगे। और मनोज जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब यही प्रोग्राम आप 3 साल के बाद चलाएंगे तो लोग बोलेंगे अरे $5 बिलियन तो बहुत ही छोटी टारगेट सेट की गई थी। और जब सेट की गई थी वो इतनी बड़ी लग रही थी कि लोग समझते थे कि ये तो माउंट एवरेस्ट है, इसके ऊपर हम चढ़ नहीं सकते हैं। तो ये जो टारगेट सेटिंग जो है, ये मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट है। बहुत ऊंची टारगेट सेट की गई थी। एक चैलेंज दिया गया था हमारे प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर को, क्या आप ये कर सकते हैं। और भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि बेशक हमारा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बना दे, लेकिन फिर भी पॉलिसीज़ चाहिए जिससे कि वो एक्सपोर्ट कर सके। अगर वो एक्सपोर्ट करने की पॉलिसी नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर भी क्या करेगा, उनके हाथ बंधे हुए हैं। अभी ये पॉलिसीज़ भी साथ में चली और इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी साथ में चली। और अभी आप देखिए, ये 20,000 करोड़ से ऊपर, मेरे ख्याल 21,000 करोड़ कुछ ये एक्सपोर्ट हो चुके हैं अभी। और जिससे कि अभी जयंत जी ने बताया कि ज़्यादा करके हाथ जो है ये प्राइवेट सेक्टर का है। अभी आप देखिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर विदेश में भी बेच सकता है, और ये डिफेंस इक्विपमेंट में एक होती है स्केल। अगर आप लिमिटेड मार्केट के लिए ही प्रोडक्शन करते हैं तो महंगाई ज़्यादा हो जाती है। और जब ये मार्केट बढ़ जाती है तो एक तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाता है और आप चीज़ भी सस्ता दे सकते हैं। और जब आप चीज़ सस्ता दे सकते हैं तो बाहर के लोग और भी उसको खरीदना चाहेंगे। तो ये सब मिलके मेरे ख्याल से ये एक पॉलिसी शुरुआत होती है पॉलिसी से। जब तक आपकी पॉलिसी नहीं बनती है तब तक बाकी कुछ नहीं कर सकेंगे। और ये मैं समझता हूँ ये पॉलिसी बहुत अच्छी बनी है। दूसरा, एक जो हमारा पहले पब्लिक सेक्टर था, मैं उनके ऊपर कोई दोष नहीं देना चाहता हूँ। ये आम तौर पर ये चीज़ देखी जाती है, जहाँ कंपटीशन नहीं है तो वहाँ एक तौर पे वो बोलता है ठीक है, मैं सामान बना रहा हूँ, फौज को तो खरीदना पड़ेगा, मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब कंपटीशन है, बेशक प्राइवेट सेक्टर से है, लेकिन अभी कंपटीशन है। और तीसरी बात अभी ये आ गई है कि सरकार की तरफ से एक पॉलिसी ये भी आ गई है जो नेगेटिव लिस्ट बोलते हैं। तो पहले से ही सरकार बोल देती है कि देखिए 2025 से ये आइटम्स नेगेटिव लिस्ट पे है। इसका मतलब है ये आइटम्स जो हैं ये हम विदेश से नहीं खरीदेंगे। तो ये प्राइवेट सेक्टर को भी संदेश आ गया कि ठीक है, अभी ये अगर बाहर से नहीं आ रही है तो ये हमको बनानी है, और अगर हम बनाएंगे तो ये मार्केट हमारी है। तो ये सब इंसेंटिव्स भी है, डिसइंसेंटिव्स भी है। और मैं समझता हूँ ये बहुत पॉजिटिव चेंज आ गया है। इससे क्या हुआ है कि हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस पहली बार आज़ादी के बाद अभी बनना शुरू हुआ है। और ये जो 2 कॉरिडोर्स बने हैं, एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में, देखिए ये डिफेंस कॉरिडोर्स अभी ये जो इनिशिएटिव्स बता रहा हूँ मैं, जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का, ये सब इन डिफेंस कॉरिडोर में आ जाएंगे। एक तरफ से ये सिनर्जी जो डेवलप हो जाएगी ये बहुत तेज़ी से आगे हमको ले जाएगी। और जो मैं आपको शुरू में स्टेटमेंट दिया था, जो $5 बिलियन का जो पहाड़ नज़र आ रहा था कि इसको हम कैसे पार करें, 2-3 साल के बाद आप सोचोगे, अब जब यही प्रोग्राम करोगे तो लोग बोलेंगे अच्छा यार, इससे एम्बिशन टारगेट हो सकता था, जो इस समय पर लोग बोल रहे थे नामुमकिन है।
तो ये बहुत तेजी से बदलाव आने वाला है। 5 बिलियन हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। ध्रुव साहब, जो इसका आर्थिक पक्ष है उसको तो मैं जयंत पाटिल साहब से भी समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसका जो एक सुरक्षा की दृष्टि से पक्ष है, क्योंकि कई बार ऐसी देश में चर्चा हुई, अगर मैं आपसे 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले जो युद्ध छोटे मोटे हुए पाकिस्तान के साथ या कहीं और चीन के साथ हुए, तो अक्सर रक्षा उपकरणों का सवाल उठता था, साजो सामान का सवाल उठता था। अगर रक्षा की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि खतरा हमारे पड़ोस में है, इसे नकारा नहीं जा सकता, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। हालांकि भारत शांति का संदेश दुनिया को देता है, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। सबसे पहले, जिस प्रकार से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, अगर हथियारों की बात करते हैं, तो वो क्वालिटी जो हम चाहते थे वो भारत में नहीं मिल रही थी। तो इसलिए फौज की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से, नेवी की तरफ से वो जोर था कि ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आप इंपोर्ट ही करते रहोगे तो बनाओगे कब? ये चैलेंज है। अभी ये जो डिसीजन अभी ले गया गया है कि ठीक है, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम खुद बनाएंगे, तो अब एक बार जब ये शुरू हो गया तो देखिए, जो क्वालिटी की जो इश्यूज थे वो एड्रेस हो जाएंगे। लेकिन इंडस्ट्री बनाने के लिए अगर आप शुरू नहीं करोगे तो वो कभी एड्रेस नहीं हो सकता है। तो कुछ चीज़ों में मैं मानता हूं कि वो जिस प्रकार से क्वालिटी होना चाहिए वो 100% विदेश के स्टैंडर्ड पे नहीं है, लेकिन हम वहां पर जा रहे हैं और उसके आगे निकल जाएंगे। एक सिर्फ छोटा सा मिसाल देना चाहता हूं मैं आपको। आप एक ब्रह्मोस मिसाइल लीजिए जी। ब्रह्मोस मिसाइल इस समय पर दुनिया की सबसे बेहतर मिसाइल है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है, जिस प्रकार से हम हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, ध्रुव हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर है, जिस प्रकार से हमारा तेजस आ रहा है, तेजस के भी एक्सपोर्ट ऑर्डर शुरू हो जाएंगे जी। जिस प्रकार से हमारी आर्टिलरी गन्स बन रही हैं, ये सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का संदेश है। और क्वालिटी में भी हम उस दर्जे पे पहुंच जाएंगे कि विदेशी लोग बोलेंगे हम भी भारत की क्वालिटी चाहते हैं जी। तो एक तो ये पहलू है, तो क्वालिटी हमारी आ जाएगी। और आत्मनिर्भरता से एक दूसरी बात आ जाती है, वो विदेश नीति के साथ जुड़ जाती है, वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जी। अभी देखिए, भारत का जो जिस प्रकार से रुख रहा है रूस के साथ, जो रूस यूक्रेन वॉर में है, हमने एक पक्ष लिया कि ठीक है, रूस के साथ हम रिश्ते नहीं तोड़ेंगे। बेशक अमेरिका चाहता था कि हम रिश्ते तोड़ दें, हमने नहीं तोड़े, हमने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ज़हर की। उसी प्रकार से हम क्वाड में हैं, तो रूस चाहता है कि हम क्वाड में ना हो, लेकिन हम क्वाड में हैं, वहाँ पर हमने अमेरिका के साथ दोस्ती रखी। भारत का पक्ष किस में हम वो कर रहे हैं, वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हम दूसरे देश, हम ये नहीं कह सकते हमको कि अगर आप ये नहीं करोगे तो ये सामान हम आपको नहीं देंगे, ये सामान हम खुद बनाएंगे अभी जी। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत खास करके डिफेंस में है, ये आपको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देता है। और ये मैं समझता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहलू है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना। लेकिन जयंत पाटिल साहब, मैं आपसे इसका आर्थिक पक्ष समझना चाहता हूं, क्योंकि सरकार चाहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है कि भारत ग्लोबल लीडिंग सेंटर बने रक्षा उत्पादन के सेंटर की दृष्टि से भी। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि मुद्दा जो है देश की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा है, और रक्षा के सौदे जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, उसका एक पहलू है, उसे आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, मैं इस तरह से देखता हूं कि हमारे यहाँ जो प्लानिंग प्रोसेस था जी, 12th प्लान तक के, तो हम डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो एक प्लान्ड एक्टिविटी की तरह से नहीं देखते थे। ये वक्त था कि हम 70% इंपोर्ट करते थे। मैं अगर आज की बात करता हूं तो हमारे यहाँ जो 1,27,000 करोड़ का इंडिजिनस प्रोडक्शन जो आज हो रहा है, तो इंडिजिनस प्रोडक्शन का मल्टीप्लायर इफेक्ट अगर हम देखें, जो इकोनॉमिक दृष्टि से अगर हम देखें, तो अगर सरकार जो कंपनी से खरीदती है उसको अगर 1,27,000 करोड़ दे रही है, सारी पूरी इंडस्ट्री मिलके, तो ये पैसा जो है ये एक आदमी के हाथ में रहता है। कम से कम 6 बार इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, जो लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमी तक या तो सर्विसेज सेक्टर तक ये जब जाता है। तो हम इसको अगर 1.25 लाख की तरफ से देखेंगे तो 1.25 into 6 तो 7.5 लाख करोड़ का इससे जीडीपी क्रिएट हो जाता है जी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम जो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, वो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भारत सरकार जो डिफेंस के लिए दे रही है, इसको इकोनॉमी की तरफ से अगर देखें तो ये कम से कम 5 या 6 गुना इसका हमें आउटपुट मिल रहा है।
उसका हम खाली अगर टैक्स कंटेंट ले जी जीएसटी के दृष्टि से, तो ये हमें 1.25 लाख के करीबन मोर और लेस उतना अमाउंट या उससे ज्यादा ही अमाउंट मिलता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हम आत्मनिर्भर बन रहे। तो स्ट्रेटेजिक एंगल जो कटोच जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ये भी है हमारा कि हमारे इक्विपमेंट अगर हम डिजाइन करके बनाते हैं तो वो कोई जेम्स में या कहीं कोई मैगजीन्स में छपते नहीं। उसकी एग्जैक्ट कैपेबिलिटी क्या है ये हमें पता है, हमारे आर्म फोर्सेस को पता है, क्योंकि आर्म फोर्सेस के लिए डिजाइन किया गया है। जी तो आर्म फोर्स उसके साथ क्या कर सकता है, हमारे वॉर गेमिंग में उसका कैसे इस्तेमाल हो सकता है, ये दूसरे किसी को पता नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि सरप्राइज एस्पेक्ट जो है हमारे खुद के बने हुए इक्विपमेंट का, वो एक बहुत अलग से हमें ऑटोनॉमी देता है। इकोनॉमिक दृष्टि से अगर देखें तो इकोनॉमिक दृष्टि से इट मेक्स सेंस कि हम ज्यादा ज्यादा इंडिजिनसली करें। और हम अगर अब पॉलिसी की तरफ से देखेंगे तो आज का अगर स्टैंड हम देखते हैं तो करीबन 6.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ग्रांट हो चुके हैं। तो हम अगर देखें कि भारत सरकार ने गए 3-4 सालों में जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं कि जो डेफिनेट एक्वायर होंगे, तो उसकी टोटल करें तो 6.5 लाख बनती है। उसमें 5.5 लाख हम खरीदेंगे इंडियन कंपनी से। जी अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये हो गया 85%। तो हमारा क्लियर स्टेटमेंट है आज दुनिया को कि आगे के पीरियड हम खरीदेंगे करीबन 85% इंडिजिनसली। जी तो अगर भारत से 85% खरीदेंगे तो इसका मतलब 15% पॉसिबिलिटी है, गुंजाइश है कि इंपोर्ट हो। जी लेकिन हमारा इंपोर्ट कंटेंट जो है, जो जैसे कटोच जी ने कहा कि $5 बिलियन का है, हमारा परसेंटेज ऑफ आउटपुट जो एक्सपोर्ट में जा रहा है वो उससे ज्यादा जा रहा है। तो हम डिफेंस में एक सरप्लस देश बन रहे हैं कि जितना इंपोर्ट करेंगे उससे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे। जयंत तो ये पाटिल- बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जी जयंत पाटिल साहब, एक महत्वपूर्ण मुद्दा टेक्नोलॉजी का है, क्योंकि जब हम रक्षा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, रक्षा उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो जिस तेजी के साथ टेक्नोलॉजी दुनिया में बदली है और तेजी के साथ बदल रही है, उपयोग उसका बढ़ रहा है, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का फायदा हमारे लिए यह है कि आज की सिस्टम जो है बहुत सारी सॉफ्टवेयर ड्रिवन सिस्टम्स है। हम वॉर, हालांकि ये वक्त नहीं आए, लेकिन हैंड टू हैंड तो हमारे सोल्जर्स फाइट करते हैं, लेकिन उसको वो करना नहीं पड़े इसके लिए हम डिस्टेंस पे वॉर खेलना चाहते हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस पे वॉर हो, अनमैन्ड वॉर हो। तो ये पूरा जो सेक्टर है अनमैन्ड या लॉन्ग डिस्टेंस वॉर एंगेजमेंट, ये सारी चीज जो है ये पूरी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिसाइड करती है। और टेक्नोलॉजी के इसमें अगर हम देखें तो भारत की आज जो पोजीशन है, हम आईटी सेक्टर के लीडर हैं। मोस्ट ऑफ डिफेंस सिस्टम्स आज जो बन रही है वो सॉफ्टवेयर ड्रिवन सिस्टम्स है, ना कि हार्डवेयर ड्रिवन सिस्टम्स है। हार्डवेयर हमारे हार्डन चाहिए, हार्डवेयर हमें बहुत अजाइल चाहिए, लेकिन एजिलिटी रियल सिस्टम को जो कैरेक्टरिस्टिक देती है या नॉलेज देती है सिस्टम को, वो आता है सॉफ्टवेयर से। और सॉफ्टवेयर के एरिया में हम लोग वर्ल्ड लीडर है। तो सबसे बड़ा हमारे लिए फर्क पड़ता है कि अगर हम हमारी स्ट्रेंथ पोजीशन आज यूज कर रहे हैं, तो वही हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर जो आज कर रहा है वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड सिस्टम बना रहा है हर टाइप की। जी तो इसके वजह से ना तो किसी को उसकी कैपेबिलिटी क्या है पता नहीं, ना तो ये पता है कि ये 6 महीने के बाद या 3 साल के बाद कितनी तरह से इसको अपग्रेड कर पाएंगे। तो आज हमने जो इक्विपमेंट बनाया वो विद इन अ शॉर्ट पीरियड एक दूसरी तरह से कैपेबिलिटी वो डिलीवर कर सकता है, हार्डवेयर रिमेनिंग सेम। तो ये जो कैपेबिलिटी है ये एक आत्मनिर्भर देश कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। तो इकोनॉमिक देखे या तो टेक्नोलॉजिकली देखे। दूसरा चीज है कि हम दूसरे दो देशों को अगर बेचते हैं तो कटोच जी ने भी कहा कि सस्ता बनता है हमारे लिए, क्योंकि हमारी स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारे यहाँ तो ऑर्डर एक बार आती है, उसके बाद 10 साल नहीं आएगी वही इक्विपमेंट के ऑर्डर। तो हम वो 10 साल यहाँ के ऑर्डर अगर 4 साल में खत्म हो तो 6 साल इसको बाहर बेचें। तो जितना कॉस्ट भारत सरकार को हमें देना है, कोई भी इंडस्ट्री को देना है, ये कम हो जाता है क्योंकि हम रिकवरी दूसरे देशों से ले पाते हैं। जी जी बिल्कुल। ध्रुव साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि जब हम रक्षा क्षेत्र में उत्पादन की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, निर्यात की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल आता है यहाँ पर टेक्नोलॉजी का, मैंने जानने की कोशिश की। दूसरा आता है रिसर्च का, रिसर्च अनुसंधान की बात आती है। दूसरा क्वालिटी की बात आती है, गुणवत्ता की बात आती है। इन दोनों पहलुओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक रिसर्च की बात है, मैं रिसर्च की बात मैं पहले करता हूँ। जी। भारत में
जिस प्रकार से पैसा लगाना चाहिए था रिसर्च में, वो हमने लगाया नहीं है। 1947 से अगर आप इतिहास लें तो रिसर्च कंपोनेंट बहुत कम है। और अगर आप एडवांस कंट्री जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स को देखें और चीन को भी अभी देखें, कितना बजट लगाते हैं वो रिसर्च के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके ऊपर अभी चेंज आ गया है। तो अभी जिस प्रकार से पहले फंड्स डाइवर्ट होते थे R&D के लिए, वो बहुत ही कम थे। अब जाके वो काफ़ी हद तक वो चेंज हो गया है। और मैं समझता हूँ आगे वाले सालों में जैसे कि भारत की भी स्थिति ठीक होती जाती है और इसमें आ जाएगा, और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगी R&D में। इससे डबल फ़ायदा हो जाता है। एक तो आपकी जो नई टेक्नोलॉजी है वो भी आ जाती है, और वो अपने फोर्सेस के लिए और विदेश में बेचने के लिए दोनों में काम आ जाता है जी। दूसरी बात आ जाती है इसकी, एक स्पिन ऑफ बेनिफिट्स भी हैं टेक्नोलॉजी के, क्योंकि जब आप रिसर्च और डेवलपमेंट मिलिट्री के लिए करते हैं तो कई बार वही टेक्नोलॉजी जो है वो प्राइवेट सेक्टर के काम में आ जाती है। ये एक बहुत बड़ा जो स्पिन ऑफ होता है। अगर आपने देखा होगा World War I, World War II, जितना भी, क्योंकि ये बहुत बड़ी युद्धें चली हैं, तो उसका स्पिन ऑफ बेनिफिट जो है वो इंडस्ट्री में आ गया है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट भी है, लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं। अभी 1 लाख, एटलीस्ट 1 लाख लोगों को, अगर हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस मजबूत बन जाए, 1 लाख से ऊपर लोगों को यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। तो ये मैं समझता हूँ, ये अगर आप ओवरऑल इफेक्ट लें तो ये बहुत मजबूत इफेक्ट बिल्कुल सही बात है। और जिस प्रकार से बीते 10 सालों में देश का रक्षा उत्पादन बढ़ा है, उसने देश को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, साथ में रोजगार की दृष्टि से अवसर पैदा किए हैं, और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भारत को भी रक्षा की दृष्टि से मजबूत बनाने का काम किया है। ध्रुव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और जयंत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।